एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल, जो कि है चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर ग्रेड 9th साइंस। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, द बेसिक इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसके डिटेल के बारे में आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, ताकि आप आराम से कहीं परेशान हुए बगैर उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ पाएंगे। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा न्यू वीडियो, जो कि आज हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हमारा है टॉपिक जो कि हम आगे बढ़ते हुए क्या शुरू कर रहे हैं? न्यूक्लियस। जब मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि सेल में आप 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। किसी भी सेल के सेंटर में आप एक राउंड शेप का डायग्राम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। जब भी आप सेल बनाओगे तो आप ये बीच में गोल ऐसा कुछ बना देते हो, ठीक है। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस बेसिकली इज नॉट लाइक दिस। ओके, तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, और टिपिकल न्यूक्लियस जो रहता है, जिसमें होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि इस तरह से, है ना। इसके बाहर एक कंटिन्यूस लेयर होती है और अंदर एक लेयर जो होती है उसमें आप पोर्स ऑब्जर्व कर सकते हो, और यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप देखें तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं। बाहर में पोर्स आपको दिख रहे हैं, अंदर आपको कंटिन्यूस मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यू मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन दैट लैक प्रॉपर कंटिन्यूशन। ओके, पोर्स होते हैं। सो लेट्स स्विच टू दिस डायग्राम। सो हियर यू कैन सी दीज आर द न्यूक्लियर पोर। ओके, दीज आर द 2 मेम्ब्रेन्स, जिनके बीच की स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जो कि है कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ दिस ओवरऑल न्यूक्लियस। यहाँ पे बनते हैं राइबोसोम्स। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन है जो कि सेल डिवीजन होकर 4 आर्म स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, बनाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन जो होता है यह मिलकर बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। सो डीएनए एंड प्रोटीन विल टुगेदर मेक क्रोमैटिन, and this chromatin will condense and that will form a chromosome, okay, when the cell is dividing। तो चलिए एक छोटा सा सिंपल डायग्राम मैं आपको बना के बता देती हूँ। तो जब आप न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस को, तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूस लेयर है और एक है पोर वाली लेयर, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पे अंदर फिल्ड होता है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा हमें यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका मैंने जिक्र किया था, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ओके, और फिर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो this is how a typical nucleus is. Okay, we call it the controlling unit of the cell. Controlling unit of the cell. क्योंकि ये सेल की बहुत सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब मैंने बात की है क्रोमैटिन की, तो ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और बनाता है इस तरह का 4 आर्म स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए, ओके,
इसलिए हम क्रोमोसोम्स को और क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वेक्टर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि ये पेरेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल्स तक लेकर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम्स का मैन्युफैक्चर भी यही होता है। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और राइबोसोम्स को हम और क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि वो आपके सेल के लिए प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस इज। ओके, नाउ ऑल द सेल्स डू नॉट हैव well developed nucleus in them. Depending on presence and absence of true nucleus, you classify cell. जैसे हमने number of cell के बेस पे organism को unicellular और multicellular किया था, उसी तरह से cells on the basis of presence or absence of true nucleus classify होते हैं as prokaryotes and eukaryotes. स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो है ये दो टर्म का बना हुआ है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है या फिर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यूकैरियोट्स मतलब द सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। यू मतलब होता है मॉडर्न, ओके, एंड कैरियोट्स अगेन मीन्स द न्यूक्लियस। सो दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन देम। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल, सो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर उनमें क्या होता है? उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? राइट, तो उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनमें प्रेजेंट है न्यूक्लियर रीजन, okay, which is known as nucleoid. Okay, they lack true nucleus, but that doesn't mean they don't carry genetic information. They do carry genetic information, and all the genetic information is stored in nucleoid. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं उनके पास भी क्रोमैटिन होगा जो कंडेंस होगा, सेल डिवाइड होगा, लेकिन उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस होते हैं कंपैरेटिव टू द नॉर्मल सेल्स, ओके, यूकैरियोटिक सेल्स। अब न्यूक्लियस के डिफरेंसेस के अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और भी कुछ डिफरेंसेस शेयर करते हैं, जिनके बारे में आप धीरे धीरे जब सभी सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो आप कैसे लिख सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस या फिर कह लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ओके। और यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है, इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, बट यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, okay, and here membrane bound cell organelles are present. प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं वो मैं जस्ट अभी आपको इसी टॉपिक के बाद बताऊंगी।
तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 1 है और इसमें वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट्स में, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इस तरह से आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस आराम से लिख सकते हैं, और ये आपको ज़रूर 3 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना डिफरेंसेस वाले, ये 2 to 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू write the answers on this topic. Now let's talk about cytoplasm. So अगर मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म की, तो जब हम सेल का डायग्राम बनाते हैं तो इस राउंड शेप के और इस मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इसको मैं फिल करती हूँ विथ अ डॉट डॉट डॉट, लाइक टू रिप्रेजेंट कि यहाँ कुछ है. So this particular region is filled with a fluid or jelly-like matrix which is called cytoplasm. Cytoplasm is a site of all the biochemical activities going on in the cell. है ना, अगर आपको याद हो, आपने 7th ग्रेड में रेस्पिरेशन जब पढ़ा था तो हम पढ़ते थे ना एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें लिखते थे कि दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. तो शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म. इसके अलावा इसमें कई सारे लिविंग बॉडीज एम्बेडेड हैं जिनको आप कहते हो सेल ऑर्गेनेल्स. अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे लिए वही हैं जो हमारी बॉडी के लिए ऑर्गन्स हैं. यानी कि लंग्स का काम है आपको ब्रीदिंग में हेल्प करना, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, हमारे इनटेक फूड को डाइजेस्ट करना. उसी तरह से आपके जो सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी के प्रिसाइसली अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और उनके अलग अलग काम भी हैं, ठीक है. वो सेल के अंदर ज़रूर है पर काम वो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं. So let's move ahead and learn in detail about cell organelles, which I told you. Cell organelles are the organelles which will be tiny bodies and performing specific function for the cell. So the very first cell organelle that I am going to discuss with you is mitochondria. Mitochondria को हम और क्या कहते हैं? We call it powerhouse of the cell या फिर energy generator of the cell, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है. ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन है. अब आप देख रहे हैं कि ये मैं क्या बना रही हूँ, ये इनर मेम्ब्रेन बना रही हूँ, और उसमें ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे, ये क्या है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. यहाँ पे होता है प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो पायरुवेट होता है वो फाइनली ब्रेक होकर एटीपी बनाता है, यानी एनर्जी बनाता है. अब एटीपी का फॉर्मूला मैं क्योंकि एटीपी टर्म आपको बुक में भी होगा, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आपके सेल में, आप बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है. एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. चलो, कमिंग बैक टू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल. व्हाई आर वी कॉलिंग इट सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं ये अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सारे फंक्शंस ये खुद भी परफॉर्म कर लेते हैं. ये सेल्फ डिपेंडेंट है, इस वजह से आप इन्हें क्या कहते हो, यू आर कॉलिंग देम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया में आप आउटर मेम्ब्रेन देखते हैं, फिर इनर मेम्ब्रेन देखते हैं. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स भी. राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है. राइबोसोम्स जो रहते हैं ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, और राइबोसोम्स ऐसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है. और क्योंकि ये सेल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है.
अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, बट ये जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, दैट डीएनए इज अ डीएनए दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इस डीएनए का काम होता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनाना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी नीड अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। देखा, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसके ही अंदर है, डीएनए भी इसके अंदर है, यानी कि अपने बहुत सारे काम माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही कर लेता है। इसी वजह से आप इसको क्या कह रहे हो, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कह रहे हो। ठीक है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या बताया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, और ये तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं and let's have a look at the other cell organelle that we have, that is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप डायग्राम देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, सो आप देखना कि आपके सेल में आप जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ करते हो तो यू आर ड्रॉइंग इट न्यूक्लियस से एकदम लेकर आगे की तरफ तक हम इसको बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है सिस्टर्न्स जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं। ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव सिस्टर्न, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। दिस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। नाउ some of the endoplasmic reticulum can appear rough to you। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ लग सकती हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको स्मूथ लग सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक है स्मूथ और एक है रफ। अब ये रफ और स्मूथ क्यों है, आप देखो, अगर मैंने ऊपर से ऑब्जर्व किया सो ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे स्मूथ लगेगी, और अगर मैं आगे और ऑब्जर्व करती हूँ तो ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे थोड़ी सी रफ लगेगी। ओके, व्हाई दिस इज रफ? ये रफ क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ओके, सो smooth endoplasmic reticulum appear smooth because they don't have ribosomes attached to the surface, but rough endoplasmic reticulum are rough because they have ribosomes attached to the surface. Okay, so अब स्मूथ और रफ को आप ग्रैन्युलेटेड और ए ग्रैन्युलेटेड भी बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। स्मूथ को हम क्या कहेंगे? ए ग्रैन्युलेटेड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कोई और बुक रिफर करते हैं एनसीईआरटी के अलावा तो, और आपको नया कोई टर्म समझ में आए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो स्मूथ को हम ए ग्रैन्युलेटेड कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं ग्रैन्युलेटेड। सो दिस इज हाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, स्मूथ एंड रफ। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका? इट हैज सिस्टर्न, वेसिकल्स एंड tubules in them. Okay, now let's learn about the functions of this endoplasmic reticulum. ये भी membrane bound है, but ये single membrane structure होता है, और ये भी कहाँ पे present है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शंस हम देखते हैं। सो RER as name is saying, नाम से ही पता चल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आपको ये भी पता है कि इसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं रफ, और क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो इस वजह से हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। तो ये वाला इसका क्या काम होगा? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस? क्योंकि हमको क्या चाहिए?
प्रोटीन और लिपिड्स किसके लिए? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि ये किससे बने हुए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यही प्रोवाइड करता है, हाँ, पर वो रॉ मटेरियल आगे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल की जिसका नाम मैं बार बार ले रही हूँ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब आपको पता है कि स्मूथ क्यों है और रफ क्यों है, तो प्रिसाइसली अलग से राइबोसोम्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इट इज अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स क्या है? एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ। ओके, अब इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूनिट प्रोवाइड करते हैं। ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी दो तरह के होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो मिलता है आपको प्रोकैरियोट्स में, और जो 80S टाइप का है वो मिलता है ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स में। तो इस तरह से आप इसके बेसिस पे भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप जो भी हमने अभी पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया है। सो विद दैट नोट we are done with today's video, and in today's video हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया about न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस हमें पता चला। इसके अलावा हमें पता चला कि न्यूक्लियस के बेस पे आपने सेल्स को एज अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कैसे क्लासिफाई किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया अबाउट साइटोप्लाज्म, और हमें पता चला कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऐसे लिविंग बॉडीज हैं जो कि अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन परफॉर्म करना कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो में जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कीप वॉचिंग टू शिक्षास्त्र एजुकेशन।